Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन के बारे में बात करेंगे। सेकेंड आर्टिकल में मॉनसून डेफिसिट एंड राइजिंग फ्लड थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे। थर्ड आर्टिकल में आटाकामा डेजर्ट के बारे में बात करेंगे जहां पर लाइट पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। एंड लास्ट में चाइना पाकिस्तान स्पेस कॉपरेशन के बारे में डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले आपको यह समझना होगा, अभी रिसेंटली इंडिया ने कंक्लूड किया न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमारे न्यूजीलैंड के साथ जो रिलेशन है ये 4 Cs के ऊपर बेस्ड है, जहां पे अभी तक क्रिकेट, करी एंड कॉमनवेल्थ के ऊपर फोकस था, बट अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर भी फोकस है। वैसे 2011 में न्यूजीलैंड ने अपनी पॉलिसी यानी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को रिलीज किया था, जहां पे इनका फोकस था कि भाई फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है एंड दोनों ही कंट्रीज फ्री ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात करते हैं। वैसे 1947 में न्यूजीलैंड पहली कंट्री थी जिन्होंने हमें एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पे रिकॉग्नाइज किया था। 1952 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन एक दूसरे के साथ एस्टैब्लिश हुए थे एंड रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ये काफी हिस्टोरिक है, बिकॉज इसमें आप ये मान के चले न्यूजीलैंड ने सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी ड्यूटी डिक्रीज कर दी है, वेयरएज इंडिया ने भी इमीडिएटली एलिमिनेट कर दिया वुड, वूल और हाइड्स के ऊपर जो टैक्स लगते थे उनके ऊपर। देन फेज मैनर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल्स एंड कुछ इलेक्ट्रिक मशीनरीज के ऊपर टैक्सेस और टैरिफ को रिड्यूस किया जाएगा। $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी न्यूजीलैंड के द्वारा, जिसमें अगले 15 सालों के अंदर मेक इन इंडिया को ये प्रमोट करेंगे। वैसे यहां पर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी एक अच्छी खबर है। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स के ऊपर एक आपका न्यूमेरिक कैप लगी होती थी, अब वो बंद कर दी है। मोर ओवर प्रोफेशनल कोटा भी यहां पर इंक्रीज किया। टेम्परेरी इंप्लॉयमेंट एंट्री को 5000 से ज्यादा वीजाज मिलेंगे अब। मोर ओवर यहां पर 1000 स्पॉट एनुअल बेसिस पे यंग इंडियंस जो कि न्यूजीलैंड में रह रहे हैं और बाकी सब चीजें, तो इनको 12 मंथ का आपका वर्किंग हॉलिडे वीजा भी मिला करेगा। अब यहां पे हम वैसे अगर बात करें तो रॉयल जो न्यूजीलैंड नेवी है ये रेगुलरली इंडिया के साथ मिलान एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती रहती है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भी हम एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं एंड हम दोनों की जो स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है वो एक पॉइंट पे देखने को मिलते हैं, जहां पे हम अपने आपस में रिलेशन को प्रायोरिटाइज करते हैं एंड एक स्टेबल रीजन के बारे में हमेशा डिस्कस करते हैं। वैसे हमने अपने डेयरी सेक्टर के लिए प्रोटेक्शन अभी भी जैसे कि वैसी रखी है, जैसे मिल्क, क्रीम, वे, योगर्ट, चीज, इनको एक्सक्लूड किया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो अनियन, पी, कॉर्न, हनी, इन सबको भी अभी आप ये कह सकते हैं टैरिफ रिडक्शन की लिस्ट से दूर रखा गया। वैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन के आर्टिकल्स हैं कुछ जो सेफगार्ड करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, अभी इनको भी आप ये कह सकते हैं कि इस फ्री ट्रेड डिस्कशन में हमने इंक्लूड नहीं किया। तो बात की जाए न्यूजीलैंड के साथ हमारी जो फिस्कल एक्सपोर्ट है 32% से इंक्रीज किया है। फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी सेक्टर, इन सबको कहीं ना कहीं आगे और भी बूस्ट मिलेगा। अगर देखा जाए तो ये एक स्टेबल रूल बेस्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जहां पे आपस में जो आज की डेट में जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है उसको क्लैरिटी देगा। मोर ओवर यहां पर कन्वर्जेंस भी देखने को मिल रहा है इनोवेशन, डिफेंस एंड स्पोर्ट्स सेक्शन में भी एक दूसरे के साथ। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है, ये हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। एक बार इन क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि आप अच्छे से इन्हें अटेम्प्ट कर सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए साउथ वेस्ट मानसून, जैसे आपको पता होगा ये इंडिया है, तो इंडिया के साउथ वेस्ट से जो मानसून आता है इस साल इसकी लॉन्ग पीरियड एवरेज में डिडक्शन देखने को मिल रहा है। 92% के आसपास आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। मतलब 87 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल है, अब इसमें से सिर्फ 92% ही रेनफॉल इस साल हम रिसीव करेंगे, समवेयर अराउंड 74-75 के आसपास। तो कहते हैं कि भाई ये तो हमारे एग्रीकल्चर के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज अलीनो का यहाँ पे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। बट इसके साथ साथ हैवी एक्सट्रीम रेनफॉल भी कुछ केसेस में देखने को मिलेगा, जहां पर 24 घंटे के अंदर टॉरेंशियल रेनफॉल होगी बिकॉज ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो कहा जा रहा है कि कुछ हैवी रेनफॉल के इवेंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर 21 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की बारिश हो सकती है, ऐसा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहना है, और ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर ऑपरेट करता है। तो कहा जाता है कि भाई देखो यहाँ पे फ्लड रीजन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझे कि गैंगटिक प्लेन सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला एरिया है, जहां पर आप असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन एरियाज में हिस्टोरिकली आपको बाढ़ देखने को मिली है। तो कहते हैं कि भी लगभग इंडिया का 12% एरिया यानी 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया इससे प्रभावित होता है, खासकर इंडो गैंगटिक एंड ब्रह्मपुत्रा वाला जो प्लेन है वो। तो यहां पे अभी हमारे सामने कुछ अलग अलग टाइप्स के फ्लड्स हैं जो कॉमनली देखने को मिलते हैं, जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। तो जो ऊपर ग्लेशियर आपके
ग्लोबल वार्मिंग के कारण मेल्ट हो रहे हैं, तो इनसे सडनली जब आपका पानी नीचे आता है तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से जो फ्लड आता है इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। फ्लैश फ्लड्स क्या होता है, जब सडन आपको बहुत तेज बारिश देखने को मिले एंड ये हिली एरिया में होती है, एंड एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जनरली ये क्लाउड बर्स्ट के कारण आपकी ट्रिगर होती है, जहां पर एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हुई और पानी डाउन द हिल आपका फ्लो करता है। अर्बन फ्लडिंग मेजरली इसके पीछे अर्बन हीट आइलैंड की प्रॉब्लम है, जहां पर इंटेंस रेनफॉल इसलिए देखने को मिलते हैं बिकॉज हीट जो है वो बहुत ज्यादा ट्रैप होती है, बिकॉज अल्बिडो वैल्यू आपके शहरों की कम होती है, जिसके कारण यहां पर आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म होते हैं और एकदम से यहां पर बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है। देन कोस्टल फ्लडिंग की बात की जाए तो जनरली साइक्लोन से ज्यादा आप रिलेट कर सकते हो, बट उसके साथ साथ यहां पर जो वाटर एक्सपेंशन हो रहा है थर्मल हीटिंग की वजह से, एंड प्लस आपकी जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि सी लेवल राइज कर रहा है, तो इसकी वजह से भी कोस्टल एरिया में फ्लडिंग आपको देखने को मिलती है। एंड रिवराइन फ्लड्स की बात की जाए तो जनरली आपकी जब भी बारिश ज्यादा होती है तो रिवर अपने जो बैरिकेड्स हैं उनको तोड़ के बाहर निकल जाती है, तो उसे रिवराइन फ्लड कह देते हैं। तो कहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर ये इवेंट्स जो है बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं लिडार डाटा को यूज किया है, ड्रोन बेस्ड सर्वे कंडक्ट किए ताकि इसके बारे में आप फ्लड एटर्स को अपनी तैयार कर सके। तो कहते हैं कि भी हमारे लिए इसमें ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज्यादा है। 17,000 से ज्यादा लोग इसमें मरे थे, एंड मोर ओवर आप ये मान के चलो कि इंडिया के जितना भी खर्चा हम डिजास्टर मैनेजमेंट में करते हैं तो उसमें से सबसे ज्यादा खर्चा फ्लडिंग के ऊपर किया जाता है। क्लाइमेट चेंज के कारण ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये भी आपको यहाँ पे समझना होगा। तो कहते हैं कि भाई अभी हमें अपनी जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं उसमें बेटर टेक्निक्स को यूज करना होगा, हाइपर लोकल फोरकास्ट को प्रमोट करना होगा, एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम को और ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है यहाँ पे। एडिशनली अगर देखा जाए तो अर्बन प्लानिंग के अंदर रिफॉर्म लेके आना होगा। मियावाकी जो आपके फॉरेस्ट है उनको प्रमोट कर सकते हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इंक्रीज कीजिए जिससे आप अर्बन एरिया को रेजिलिएंट बना सके, एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी हमें इन्वेस्ट करना होगा ताकि आने वाले फ्यूचर में हम ऐसी प्रॉब्लम्स को कम कर सके। तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आई होप आप इसको अटेम्प्ट करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आटाकामा डेजर्ट। वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, 300 से ज्यादा आप ये कह सकते हो ऐसी रातें होती है जहां पर यहाँ पे क्लियर स्काई होती है। तो दुनिया की सबसे कम बारिश यहाँ पे होती है चाइल्ड के आटाकामा डेजर्ट में। तो अभी लाइट पोल्यूशन के कारण इसकी डार्क स्काई जो है वो पोल्यूट होती जा रही है। अब देखिए एस्ट्रोनॉमी में जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें एक बिल्कुल डार्क स्काई चाहिए होती है ताकि हम अच्छे से एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को ऑब्जर्व कर सके। तो जैसे ही आपकी स्काई में ग्लो होगा तो आपके ग्लेयर प्रोड्यूस होगा, और इस ग्लेयर की वजह से आप ये कह सकते हो जो ह्यूमन मेड लाइट है इसकी वजह से स्काई आपकी कम दिखती है, तो इसी को लाइट पोल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पर साइंटिफिक जो भी आपके एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड आपकी रिसर्च है उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। एंड मोर ओवर यहाँ पे आटाकामा के अंदर बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल्ड है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट्स होते हैं उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो वो भी आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में भी आप मान के चलें कि जो आपकी चैंगथेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे हमारा हिनले लद्दाख के अंदर एक डाई स्काई रिजर्व हमने क्रिएट कर रखा है। इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि ऑपरेट की जाती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, एंड ये हाउस करते हैं हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप को, HCT को। तो यहाँ पर एस्ट्रो टूरिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं, बट एक बात यहाँ पे आ जाती है कि भाई देखो चाहे कितना ही आप कोशिश कीजिए बट यहाँ पे लाइट पोल्यूशन की प्रॉब्लम रहती है। एंड दोनों ही अगर आप चाहे हेनले की बात करें, ये दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे इंस्टॉल्ड कैंप आप ये कह सकते हो एस्ट्रोलॉजिकल टेलीस्कोप है यहाँ पे। एंड दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आटाकामा भी 3000 मीटर की हाइट पे आपका लोकेटेड है। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप आपका लोकेटेड है जो कि काफी 1.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट से क्रिएट किया गया था। एंड अगर आप यहां पर लाइट पोल्यूशन देखेंगे तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। तो कहते हैं कि भाई देखो अब यहां पे अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरिया जो आपका एक्सपैंड कर रहा है उसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि ग्रीन पावर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेटरी के आसपास बना दिया गया, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि क्लीन एनर्जी और आपके स्पेस रिसर्च दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। अब कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट हो चुका है बिकॉज एलईडी लाइट्स और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ये दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो कहा जाता है कि भाई देखो अभी हमें क्या करना चाहिए, बल्ब्स के ऊपर ऐसी शील्ड लगानी चाहिए ताकि नीचे की तरफ लाइट जाए, ऊपर की तरफ नहीं। यहाँ पर कलर टेम्परेचर के ऊपर हमें फोकस करना होगा, खासकर ब्लू जो आपकी लाइट है उसको हमें अवॉइड करना होगा। मोर ओवर जोनिंग करनी होगी, ऐसा डार्क स्काई वाले जोन को हम अलग से हाईलाइट करें जहां पे
आपको किसी भी तरह की लाइट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि भी फोटोन वैली प्रोटेक्शन आप इसमें यूज कर सकते हो, जहां पे आप हाई एल्टीट्यूड कॉरिडोर्स को बिल्ड करें एंड यहाँ पे साइड बाय साइड आप डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। अब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए डार्क स्काई जोन के अंदर, एंड मोर ओवर टेक्नोलॉजिकल मिटिगेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए कि कैसे हम एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर सके एंड एक लाइक साइंटिफिक रिसर्च को भी प्रमोट कर सके। तो एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग, ऑयल पोल्यूशन के रिगार्डिंग ये आपका क्वेश्चन है एंड ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं चाइना एंड पाकिस्तान के स्पेस कॉपरेशन की। तो अभी EO3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है पाकिस्तान की चाइना ने, एंड कहीं ना कहीं 1990 से चाइना ने पाकिस्तान की हर एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, जहां पर बादर 1 जो थी इनकी पहली सैटेलाइट थी। अब ये चाइना मैन्ड स्पेस इंजीनियरिंग और पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन के आपस की साठगांठ है, एंड यहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि भाई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जैसे PRSS-1, SS-2 एंड पाक सैट MM-1, इन सब को अभी रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया है। तो कहते हैं कि भी देखो चाइना के बेडू जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जैसे हमारा नेविक है, तो ऐसा ही अभी आपस में चाइना और पाकिस्तान के बीच में कॉपरेशन भी देखने को मिलता है। अभी इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के लिए कंसर्न क्यों है, क्योंकि बेडू जो है ये हमारे ट्रुप्स की मूवमेंट के ऊपर नजर रख सकता है एंड 5 mm तक की एक्यूरेसी के साथ ये बता सकता है, एंड मोर ओवर जो यहाँ पर PRSS-1O3 जो है आपकी सैटेलाइट्स, ये कहीं ना कहीं इंडियन ट्रूप मूवमेंट्स को LOC LAC के पास कहीं ना कहीं ट्रैक कर सकता है। चैंगगोंग की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी पेलोड को लेके गए, कहीं ना कहीं दोनों आपस में ट्रेन कर रहे हैं, तो हमें इसको लेके भी कुछ कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। वैसे इंडिया ने अपना खुद का नेविक कॉन्स्टलेशन को लॉन्च किया जो कि 1500 किलोमीटर तक के आसपास के एरिया को ट्रैक कर सकता है। हम खुद का अंतरिक्ष स्टेशन को डिप्लॉय करने की बात करते हैं, एंड मोर ओवर यहाँ पे GPS और गगन को हमने आपस में एम्बेड किया। तो कहते हैं कि भी देखो इंडिया को अपने स्पेस सेक्टर के ऊपर फोकस करना होगा। वैसे तो हमारा जो फोकस है वो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों ही देश हमारे लिए एक खतरा है, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर ऑलरेडी अपनी जो पावर्स है उस अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं। जैसे हमने लाइक शक्ति जो आपका एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल को डेवलप किया, वो हमने यहाँ पर किया। मोर ओवर नेविक के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन है एंड ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आई होप आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। आज के डिस्कशन में इतना ही था, धन्यवाद।